गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा आज हम 12th बायोलॉजी जो है उसका दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे। अब तक पहला चैप्टर अपना कंप्लीट हो गया था। अब हम दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे, नर व मादा युग्मकोद्भिद की संरचना कैसी होती है और उसका विकास कैसे होता है। ये दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे हम, नर व मादा युग्मकोद्भिद की संरचना और उसका विकास। ठीक है बेटा। बेटा सबसे पहले हम पहले चैप्टर में हमने पढ़ा था पुष्प, कि पुष्प क्या है, और पुष्प जो होता है ये पादप का लैंगिक अंग होता है। पुष्प पादप का लैंगिक अंग होता है और उस लैंगिक अंग में हम पहला लैंगिक अंग लेते हैं पुमंग। पहला लैंगिक अंग है पुमंग। और आपने पहले चैप्टर में पढ़ा था कि पुमंग जो है ये पुष्प का नर जनन अंग होता है। पुमंग जो है ये पुष्प का नर जनन अंग होता है और इसकी एक इकाई जो है वो पुंकेसर कहलाती है। पुमंग पुष्प का नर जनन अंग है और इसकी एक इकाई पुंकेसर कहलाती है। हमने यहां पर एक पुंकेसर जो है ये लिया है, ये है पुंकेसर। पुंकेसर जो है इसका ये भाग जो है ये पुतंतु कहलाता है। पुतंतु कहलाता है ये वाला भाग। ये वाला भाग योजी कहलाता है और शीर्ष पर जो कैप्सूलनुमा संरचना है ये परागकोश कहलाती है। शीर्ष पर जो कैप्सूलनुमा संरचना है ये परागकोश कहलाती है। एक बार बेटा ध्यान देना कि मालवेसी कुल के जो परागकोश होते हैं वो एक पालित होते हैं। मालवेसी कुल में जैसे कपास, भिंडी, गुड़हल जो है ये आता है। बाकी सभी जो पादप हैं उनके परागकोश द्विपालित होते हैं। मालवेसी का एक पालित और बाकी सभी जो कुल हैं उनके परागकोश द्विपालित होते हैं। अब परागकोश जो है इसको अगर हम शीर्ष से यहां से काट के देखें कि इसके अंदर क्या है, तो अगर जब परागकोश को अंदर से काटा जाता है तो हमें ये संरचना दिखाई देती है। परागकोश की प्रत्येक पाली में दो कोष्टक नुमा संरचनाएं दिखाई देती हैं और इन कोष्टक नुमा संरचनाओं को बोला जाता है लघु बीजाणु धानी कहा जाता है। प्रत्येक पाली में दो लघु बीजाणु धानी पाई जाती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मालवेसी कुल जो है इसके परागकोश में दो लघु बीजाणु धानी होती हैं और बाकी जो पादप हैं उनके परागकोश में 4 लघु बीजाणु धानियां पाई जाती हैं। ठीक है। और इन लघु बीजाणु धानी जो है इनमें बनते हैं लघु बीजाणु। लघु बीजाणु बनते हैं और लघु बीजाणु जो है इनको आप परागकण भी कह सकते हैं। यानी परागकोश जो है इसको जब हमने काटा तो प्रत्येक पाली में जो है दो कोष्टक नुमा संरचनाएं हमें मिली और ये कोष्टक नुमा संरचनाएं लघु बीजाणु धानी कहलाती हैं और लघु बीजाणु धानी में लघु बीजाणु यानी परागकण जो है उसका निर्माण होता है। ठीक है। अब हम एक लघु बीजाणु धानी जो है उसकी संरचना देखेंगे। ये है आपके सामने लघु बीजाणु धानी कि एक लघु बीजाणु धानी जो है वो कैसी होती है। ये है एक लघु बीजाणु धानी जिसमें ये देखिए एक पाली में दो लघु बीजाणु धानी यानी टोटल 4 लघु बीजाणु धानियां हैं। लघु बीजाणु धानी जो है इसकी संरचना को हमने 2 भागों में बांट दिया। एक तो है पराग भित्ति और दूसरा है बीजाणु जनन उत्तक। पराग भित्ति और बीजाणु जनन उत्तक। सबसे पहले हम लेते हैं पराग भित्ति क्या है। यानी लघु बीजाणु धानी के चारों ओर जो भित्ति है
इसे बोला जाता है पराग भित्ति। ये वाली जो संरचना है, ये वाली ये पराग भित्ति है जो इसके चारों ओर स्थित है। यानी इस पराग भित्ति जो है इसकी संरचना कैसे होती है। अब देखिए बेटा, पराग भित्ति जो है इसमें 4 परतें पाई जाती हैं, जिसमें हम सबसे पहली परत लेते हैं बाह्य त्वचा। बाह्य त्वचा ये पराग भित्ति की पहली परत है। और ये बाह्य त्वचा जो सबसे बाहर दिखाई जाती है, काली काली जो काले कलर में है, ये पराग भित्ति जो है उसकी बाह्य त्वचा है। और ये एक कोशिकीय परत होती है। और ये परागधानी या लघु बीजाणुधानी जो है उसको सुरक्षा प्रदान करती है। बाह्य त्वचा जो है इसके नीचे वाली जो परत है, दूसरी परत जो है वो है अंतस्थीशियम। अंतस्थीशियम अंतस्थीशियम जो है इसमें सेल्यूलोज की रेशेदार पट्टियां पाई जाती हैं। और सेल्यूलोज जो है ये आर्द्रता ग्राही होता है। और इस अंतस्थीशियम का कार्य होता है लघु बीजाणुधानी के स्फुटन में सहायता करना। ये दूसरी परत है। तीसरी परत जो ग्रीन कलर में है यहां पर, तीसरी परत जो है, और ये तीसरी परत है, इसे बोला जाता है मध्य परतें। मध्य परतें और मध्य परतें जो है इनकी संख्या होती है 1 से लेकर 3 तक। 1 से लेकर 3 तक, यानी 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं। और मध्य परतों का कार्य है लघु बीजाणु जो है उनको पोषण प्रदान करना। मध्य परतें जो है उनका कार्य होता है लघु बीजाणु जो है उनको पोषण प्रदान करना। और उसके बाद लघु बीजाणुधानी की सबसे अंतिम परत आती है और महत्वपूर्ण परत है, और वो परत है टेपिटम। बहुत बार इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। टेपिटम जो लघु बीजाणुधानी की सबसे आंतरिक परत होती है। टेपिटम की जो कोशिकाएं हैं ये बहुकेंद्रकीय होती हैं। ये ध्यान रखना है आपको। टेपिटम की जो कोशिकाएं हैं बहुकेंद्रकीय होती है, यानी एक ही कोशिका में एक से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं। क्वेश्चन क्या आता है कि टेपिटम जो है उसके कार्य क्या है, क्या कार्य करती है टेपिटम। टेपिटम का हम पहला कार्य लेते हैं। टेपिटम का कार्य है लघु बीजाणुओं को पोषण प्रदान करना। पहला कार्य है लघु बीजाणुओं को पोषण प्रदान करना। दूसरा इसका कार्य है कि टेपिटम IAA का स्राव भी करती है। टेपिटम जो है ये इंडोल एसिटिक अम्ल जो है उसका भी स्राव करती है। तीसरा जो है कि टेपिटम जो है ये कैलेज एंजाइम का स्राव भी करती है। कैलेज एंजाइम जो है उसका स्राव भी टेपिटम के द्वारा होता है। चौथा इसका कार्य है टेपिटम का कि टेपिटम जो है ये यूबिस कणों का निर्माण करती है। टेपिटम यूबिस कणों का निर्माण करती है और यूबिस कण जो है उनसे स्पोरोपोलेनिन नामक रसायन का स्राव होता है जो पराग कणों के बाह्य स्तर का निर्माण करता है। जो पराग कण है उनके बाह्य स्तर का निर्माण जो है वो स्पोरोपोलेनिन के द्वारा होता है। ठीक है। उसके बाद टेपिटम जो है इसका पांचवा कार्य, टेपिटम का पांचवा कार्य है कि टेपिटम जो है ये पोलेन कीट नामक रसायन का स्राव करती है। और ये पोलेन कीट जो होता है जिसके कारण परागकण गंध युक्त व चिपचिपे हो जाते हैं, जिसके कारण कीट इनकी ओर आकर्षित होते हैं। तो ये 5 कार्य हैं टेपिटम के सबसे आंतरिक परत के। पोषण प्रदान करना लघु बीजाणुओं को, इंडोल एसिटिक अम्ल का स्राव करना, कैलेज एंजाइम का स्राव करना, यूबिस कणों का स्राव करना जिससे स्पोरोपोलेनिन बनेगा, और 5वां कार्य है पोलेन कीट जिसके कारण परागकण गंध युक्त
और चिपचिपे हो जाते हैं। ये 4 परतें थी पराग भित्ति की। तो ये पराग भित्ति जो है ये अपनी पूरी हो गई। उसके बाद दूसरा जो लघु बीजाणुधानी जो है उसका भाग लेते हैं और दूसरा भाग आता है इसमें बीजाणु जनन उत्तक। बीजाणु जनन उत्तक टेपिटम जो लघु बीजाणुधानी की सबसे आंतरिक परत थी, इसके अंदर पाया जाता है बीजाणु जनन उत्तक। और बीजाणु जनन उत्तक में जो कोशिकाएं पाई जाती हैं उन्हें बोला जाता है लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं कहा जाता है। और एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका जो द्विगुणित अवस्था में होती है, जब इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है तो अर्धसूत्री विभाजन से 4 अगुणित लघु बीजाणु जो है उनका निर्माण होता है। 4 अगुणित लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है और ये क्रिया लघु बीजाणु जनन कहलाती है, जिसमें एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका जो द्विगुणित अवस्था है में है उसमें अर्धसूत्री विभाजन होने से 4 अगुणित लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। और ये चारों लघु बीजाणु आपस में कैलोज परत के द्वारा जुड़े रहती हैं और कैलोज परत का विघटन करती है कैलेज एंजाइम जो टेपिटम के द्वारा स्रावित होता है। ये कैलेज एंजाइम कैलोज परत का विघटन कर देता है जिससे चारों लघु बीजाणु एक दूसरे से स्वतंत्र हो जाते हैं। प्रारंभिक अवस्था में चारों लघु बीजाणु आपस में जुड़े रहते हैं और उन्हें चतुष्क कहा जाता है। ये चतुष्क कहलाते हैं, बाद में ये अलग हो जाते हैं। और ये चतुष्क जो है ये इन 5 अवस्थाओं में हो सकते हैं। चतुष्फल की अवस्था में हो सकते हैं चारों लघु बीजाणु, समद्विपार्श्व अवस्था में हो सकते हैं, क्रोशित अवस्था में हो सकते हैं, टी आकार के हो सकते हैं और या रेखिक आकार के ये हो सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात कि आंख कैलोट्रोपिस जो है इसके सभी लघु बीजाणु आपस में मिलकर पराग पिंड का निर्माण करते हैं। ये सभी लघु बीजाणु आपस में मिलकर पराग पिंड बनाते हैं। ये वाला जो डायग्राम है ये पराग पिंड का है जिसमें सभी लघु बीजाणु आपस में मिलकर पराग पिंड पोलेनियम का निर्माण करते हैं। और ये किस में होता है? आंख कैलोट्रोपिस में होता है। तो ये पराग भित्ति भी हो गई अपनी और बीजाणु जनन उत्तक। अब देखिए इसके बाद क्या होता है कि लघु बीजाणु जनन के बाद जो लघु बीजाणु यानी परागकण बना है, अब उस परागकण की संरचना, ये जैसे ये परागकण है अपना, परागकण लघु बीजाणु भी से आप बोल सकते हैं, एक ही बात है। परागकण क्या है? एक गोलाकार एक कोशिकीय अवस्था होती है, ठीक है, जिसमें एक स्पष्ट केंद्रक होता है और परागकण के चारों ओर 2 आवरण पाए जाते हैं। बाह्य आवरण है जिसे बाह्य चोल कहा जाता है, ये बाह्य चोल कहलाता है। और परागकण का जो बाह्य चोल होता है ये मोटा होता है और खुरदरा होता है और एक विशेष रासायनिक पदार्थ स्पोरोपोलेनिन का बना होता है जो टेपिटम के द्वारा स्रावित होता है। और स्पोरोपोलेनिन के कारण ही परागकणों का भौतिक व जैविक अपघटन नहीं होता है और इसी कारण या स्पोरोपोलेनिन के कारण ही परागकण लंबे समय तक जीवित रहते हैं। बाह्य चोल में कुछ स्थान ऐसे हैं जहां पर स्पोरोपोलेनिन अनुपस्थित होता है। वो जो स्थान है उन्हें जनन छिद्र कहा जाता है। वो स्थान जनन छिद्र कहलाते हैं। परागकण के अंकुरण के समय जो पराग नलिका बनती है वो पराग नलिका जनन छिद्र के द्वारा ही बाहर आती है, ठीक है। उसके बाद इसका दूसरा भाग लेते हैं परागकण का।
परागकण का दूसरा भाग जो आता है वो है अंतःचोल। अंतःचोल जो है ये पतला होता है, कोमल होता है और एक विशेष रासायनिक पदार्थ पैक्टोसेल्यूलोज यानी पैक्टीन और सेल्यूलोज से निर्मित होता है, जिसमें एक स्पष्ट बड़े आकार का केंद्रक और रिक्तिका पाई जाती है। यह है परागकण की संरचना, बाह्य चोल व अंतःचोल। और कुछ पादप जो हैं उनके परागकण मानव में एलर्जी उत्पन्न करते हैं। जैसे पार्थेनियम जो है उसके परागकण मानव में एलर्जी उत्पन्न करते हैं और ये एलर्जी अगर लंबे समय तक बनी रहती है तो वो अस्थमा में रूपांतरित हो जाती है। ठीक है, उसके बाद अब इस परागकण से नर युग्मकोद्भिद का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, परागकण जो है इसमें देखिए सबसे पहले क्या होगा, 2 चरणों में नर युग्मकोद्भिद का निर्माण होता है, जिसमें हम पहला चरण लेते हैं कि नर युग्मकोद्भिद कैसे बनता है परागकण से। 2 चरण है जिसमें पहला चरण आता है, ये चरण परागण से पूर्व संपन्न होता है, परागण से पूर्व संपन्न होगा, जिसमें परागकण का केंद्रक समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होकर 2 केंद्रक बनाता है और दोनों केंद्रकों के मध्य कोशिका भित्ति बन जाने के कारण परागकण 2 कोशिकीय अवस्था में आ जाता है, जिसमें बड़े आकार की कोशिका जो है ये कायिक कोशिका कहलाती है और छोटे आकार की जो कोशिका है इसे जनन कोशिका कहा जाता है। बड़े आकार की कोशिका कायिक कोशिका और छोटे आकार की जो कोशिका है जनन कोशिका कहलाती है। और ये क्रिया होती है परागण से पहले, यानी कहने का मतलब परागण के समय पराग कोश कितनी कोशिकीय अवस्था में होता है, द्विकोशिकीय अवस्था। बहुत अच्छा विषय है कि परागण के समय परागकण जो है वो द्विकोशिकीय अवस्था में रहता है, जिसमें एक कोशिका कायिक कोशिका और दूसरी कोशिका जनन कोशिका कहलाती है। दूसरा चरण लेते हैं, इसमें दूसरे चरण में क्या होता है, दूसरा चरण परागण के पश्चात होता है। जब परागण हो जाता है, परागण होने जाने का मतलब परागकण जो है ये कहां पहुंच चुका है, वृत्तिकाग्र पर पहुंच गया है, जिसमें क्या होगा कि कायिक कोशिका एक नलिका का निर्माण करती है और वो नलिका जो है ये जनन छिद्र द्वारा होती हुई बाहर निकलती है। कायिक कोशिका जो है एक नलिका का निर्माण करेगी और वो नलिका क्या कहलाएगी, पराग नलिका कहलाएगी। और जनन कोशिका का जो केंद्रक है ये विभाजित होकर 2 नर युग्मक बनाता है और ये दोनों नर युग्मक जो हैं ये पराग नलिका में आ जाते हैं। यहां देखिए कायिक कोशिका जनन कोशिका, कायिक कोशिका से पराग नलिका का निर्माण हुआ, जनन कोशिका से 2 नर के युग्मक जो हैं उनका निर्माण हो जाता है। अब ये संरचना नर युग्मकोद्भिद कहलाती है। कहने का मतलब नर युग्मकोद्भिद किसे कहोगे, पराग नलिका और 2 नर युग्मक युक्त परागकण, ऐसा परागकण जिसमें पराग नलिका भी है और पराग नलिका में 2 नर युग्मक उपस्थित हैं, तो वो संरचना नर युग्मकोद्भिद कहलाती है। अपना चैप्टर था नर व मादा युग्मकोद्भिद की संरचना और विकास, जिसमें हम नर युग्मकोद्भिद जो है उसकी संरचना किस प्रकार की होती है और कैसे उसका विकास होता है ये इस चैप्टर में पढ़ा, और उसके बाद मादा युग्मकोद्भिद जो है वो अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। थैंक यू।